मनीष जी, अपन लोग आए थे बात करने के लिए आरक्षण, 76% आरक्षण पर बात थोड़ा दूर निकल गई। कोई बात नहीं, लंबी भी चर्चा होगी। मैं सीधे सीधे पिन पॉइंट पे आता हूँ कि आरक्षण पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। हम 100% आरक्षण की ओर जा रहे हैं। यह एक राजनीतिक निर्णय, क्या आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ का जो अभी जो निर्णय लिया गया ये राजनीतिक है? क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ, स्वाभाविक तौर पर मैंने अपनी निजी राय में यह कहा है कि छत्तीसगढ़ की दी हुई परिस्थितियों में, जहाँ की तकरीबन 60% से अधिक इलाका अनुसूचित क्षेत्र है, स्वाभाविक तौर पर 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है, जो कि विधि सम्मत होगा। लेकिन वर्तमान आरक्षण संशोधन विधेयकों में इसे जिस तरीके से दिया गया है वह विधि सम्मत नहीं है। मेरी निजी राय में यह असंवैधानिक है। यह इंदिरा साहनी, के कृष्णमूर्ति और जयश्री पाटिल संविधान पीठ फैसलों की धारा में नहीं जाता है। यदि हम छत्तीसगढ़ के सभी पदों का अनुसूचित क्षेत्रों और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में विभाजन कर सकें तो अनुसूचित क्षेत्रों में 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकेगा, यदि उसके लिए किसी किस्म की कोई स्टडी की जाए, कोई अध्ययन किया जाए। तो 50% की सीमा लांघना अभी भी मेरे हिसाब से संभव है, अनुमेय है, किया जा सकता है, संविधान की सीमाओं के भीतर होगा। लेकिन जिस तरीके से किया गया है वह उचित नहीं है। यदि आप अनुसूचित क्षेत्र के नाम पर, ध्यान रहे कि आज तक इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ फैसला आए हुए 30 साल हो गए। 16 नवंबर 1992 को फैसला आया था। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी किसी भी राज्य के 50% की सीमा को लांघने के प्रकरण को सही नहीं ठहराया है। एक भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। भारत सरकार ने ऐसा कभी किया नहीं है। तो जब तक ऐसा नहीं हुआ है, अपवाद की सिर्फ वही बातें हैं जो इंदिरा साहनी में कही गई थी और जो के कृष्णमूर्ति और जयश्री पाटिल में आई हैं, या तो सीमावर्ती क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र या दूर दराज के क्षेत्र जिनको हम अनुसूचित क्षेत्र के तौर पर मान रहे हैं। तो ये अपवाद हैं जिनके लिए हम 50% की सीमा से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन 50% की सीमा से ऊपर जाने पर ओबीसी के लिए कहां से दिया जा सकेगा, ये बहुत अजीब बात है। दूसरी बात, जब 2019 का अध्यादेश माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने स्थगित किया था और आगे चल करके वह डूब गया, इसलिए क्योंकि उसे विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया, तब माननीय उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी और यह आपत्ति जताई थी कि आप बरसों पुरानी महाजन कमेटी रिपोर्ट का सहारा ले रहे हैं, जो कि 1983 में आई थी और इसके आधार पर 1984 से मध्य प्रदेश में आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को देना शुरू किया गया था। अब जो किया गया है वो उससे भी ज़्यादा महान है। छबिलाल पटेल आयोग की रिपोर्ट आई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की जनसंख्या तकरीबन 42% के आसपास है। तो आरक्षण 42% क्यों नहीं दिया जा रहा है? 27% क्यों दिया जा रहा है? 27% की अनुशंसा किसने की है? 27% की अनुशंसा तो बीपी मंडल साहब ने अपने आयोग की रिपोर्ट में की थी। क्यों की थी? इसलिए क्योंकि वह आयोग केंद्रीय सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए नियुक्त किया गया था और तब तक 22.5% आरक्षण एससी और एसटी का मिलाकर 15 और 7.5% मिलाकर दिया जा रहा था। तो 50 के भीतर देने के लिए सिर्फ 27 ही बचा हुआ था, इसलिए 27 है। छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में 27% कहाँ से आया? या तो आप इसके लिए कोई नया फॉर्मूला बनाएं जिसमें कि जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में 50% के भीतर दिया जाए। 50% का मतलब हुआ आधा आधा आधा। यदि 50 के भीतर देना है और जनसंख्या के अनुपात में देना है तो फिर आप ऐसे दीजिए। यदि आप मानते हैं कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सेदारी 13% है तो उनको आप 6.5% दीजिए। यदि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आप मानते हैं कि 32% है, जो कि अभी शायद 30.5 के आसपास होगी, या इस वर्ष पे 2021 में जनगणना हुई होती तो 30 से कुछ कम होती, तो 15 या 16% दीजिए। और यदि आप मानते हैं कि ओबीसी की जनसंख्या 42% है तो उनको 21% दीजिए। अगर आपको जनसंख्या अनुपात में देना है तो 50 के भीतर या तो ये करना चाहिए, और या नहीं आपको लगता है कि जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर आरक्षण देने का अधिकार है और उसमें 50% की कोई बाधा नहीं है, तो 27% क्यों दिया जा रहा है? फिर 42% दिया जाए और जांच लिया जाए कि वो वैधानिक है या नहीं है। इतनी पुरानी रिपोर्ट 1980 के आधार पर ये काम हो रहा है, राजनीतिक तो है नहीं। कोई भी वैज्ञानिक आधार पर फॉर्मूला बनाने की इच्छा शक्ति शासन में नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है।
माननीय मुख्यमंत्री ने एक जगह कहा है कि कोई हमें ये बातें कहता, हम सुन लेते, मान लेते। मैं स्पष्ट तौर पर, सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूं कि महाधिवक्ता से एक से ज़्यादा बार मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझसे एसएलपी की कॉपी भी मांगी, क्योंकि पहली एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में मैंने ही फाइल की थी। बीके मनीष फॉर्मूला पर उनसे चर्चा भी हुई, जो मैंने अभी बताया कि पदों का विभाजन कर दिया जाए अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र में, वो नहीं माने। मुख्य सचिव ने चर्चा करने से इनकार कर दिया। तो वैज्ञानिक अध्ययन करने की कोई मंशा ही नहीं है, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप बात करना ही नहीं चाहते हैं। आपने तय कर रखा है कि आपको किस तरीके से काम करना है, और आप उस पर किसी तरीके का स्पष्टीकरण भी देने के लिए तैयार नहीं है। यदि शासन को ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत मजबूत आधार है, तो उसे एसएलपी के नोटिस का जवाब देना चाहिए था। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। आज हम लोग 1 जनवरी 2023 को बात कर रहे हैं। इतना भरोसा है शासन को, तो अभी तक नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया गया है? नोटिस तो 4 हफ्ते का था। न सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का कोई सम्मान है, न अपने वादों का, न अपने दावों का कोई सम्मान है। तो ये हमें नहीं कहना चाहिए। स्पष्ट तौर पर सिर्फ राजनीतिक खेल ही है सभी पक्षों के द्वारा। हम इसका कोई वैज्ञानिक हल खोजने के लिए तो प्रयास नहीं कर रहे हैं।